चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है अमन की। अमन एक टिपिकल मिडिल क्लास लड़का है। उसकी एक अच्छी नौकरी है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत साधारण है। अमन सोच रहा था कि उसे घर खरीदना चाहिए या किराए पर रहना चाहिए। इसीलिए उसने इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन इंटरनेट ने उसे और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे, घर मत लो, किराए पर रहना ज्यादा स्मार्ट है। यंग एज में घर लेना एक फाइनेंशियल मिस्टेक है। अभी कम कमाते हो, भविष्य में ज्यादा कमाओगे। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि भविष्य में किस शहर में सेटल होना है। और अमन सोच में पड़ गया। सच क्या है? वैसे ही जैसे आज हजारों लोग कंफ्यूज होते हैं। हे सिद्धार्थ इस साइड। पिछले कुछ सालों में हमने 1000 प्लस फैमिलीज को एसआईपी, हेल्थ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग में गाइड किया है। अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लान करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब वीडियो पर वापस चलते हैं। सबसे पहला एंगल, कब रेंट सही है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, रेंट गलत नहीं है। अगर आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है, आज मुंबई कल बैंगलोर परसों हैदराबाद, या आप स्टार्टअप फेज में हो, इनकम अभी स्टेबल नहीं है, तो बिल्कुल रेंट पर रहो, टेंशन मत लो। लेकिन एक सवाल है, अगर आप शादीशुदा हो, माता पिता साथ रहते हैं और आप फैमिली स्टेबिलिटी चाहते हो, तब क्या? क्या हर 2 से 3 साल में घर शिफ्ट करोगे? बच्चों का स्कूल बदलोगे? माता पिता को हर बार एडजस्ट करवाओगे? यहीं पर परमानेंट एड्रेस की वैल्यू समझ आती है। अब इंटरनेट वाले लॉजिक की बात करते हैं। अमन ने इंटरनेट पर सुना, अगर घर 1 करोड़ का है तो उसका रेंटल यील्ड सिर्फ 3% होता है। मतलब अगर आप 1 करोड़ का घर लेते हो तो उसका रेंट लगभग 25,000 रुपए प्रति महीने होना चाहिए। सच में? आप खुद चेक करके देखिए। भारत के किसी भी मेजर सिटी में, अच्छे एरिया में 1 करोड़ का घर मिल जाए तो क्या उसका रेंट 25,000 रुपए मिलता है? मुझे तो नहीं लगता। रियलिस्टिकली 40,000 से 50,000 रुपए तक रेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रेंट हर 11 महीने में बढ़ता है, औसतन 8 से 10% इंक्रीमेंट। ये बात कोई नहीं बताता। कैलकुलेशन का खेल। चलो सिंपल मैथ्स करते हैं। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं। ऑप्शन 1, आपने वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया और आपको 10% रिटर्न मिल गया, मतलब 10 लाख रुपए साल का। अब आप खुश हो गए, भाई 10 लाख आ गया। लेकिन आप 50,000 रुपए प्रति महीने रेंट दे रहे हो, मतलब 6 लाख रुपए साल का चला गया। अब नेट बचा 4 लाख रुपए और अगले साल रेंट और बढ़ेगा। और वैसे भी जो रिटर्न आया है उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया है, लेकिन वो तो देना ही पड़ेगा। अब दूसरी तरफ, अगर तुमने घर ले लिया होता तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता। इंटरनेट डेटा के हिसाब से भारत में औसतन 5% ग्रोथ मान लो तो 1 करोड़ का घर 1.05 करोड़ हो गया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अच्छे लोकेशन पर कई बार बड़े जंप्स भी मिलते हैं। कोविड के बाद पिछले 3 से 4 सालों में कई मेट्रो सिटीज में प्रॉपर्टी प्राइस लगभग डबल हो गए। जिन लोगों ने लिया उन्होंने देखा, जिन लोगों ने नहीं लिया उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन किया। और एक सवाल, जब कोई बोलता है स्टॉक 3 गुना हो गया, मेरा सवाल होता है, तुमने उसमें डाला कितना था? 10 करोड़ डाले थे या सिर्फ 1 लाख डाला था? रियल एस्टेट में एंट्री बैरियर बड़ा होता है, इसलिए ग्रोथ भी बड़ी दिखती है। लोन उदाहरण, रियलिस्टिक कंपैरिजन। चलो अमन का प्रैक्टिकल केस लेते हैं। 1 करोड़ का घर, 20 साल का लोन, 8 से 8.5% इंटरेस्ट, ईएमआई, लगभग 83,000 रुपए। अब तुलना करो, रेंट बराबर 45,000 रुपए मान लो, डिफरेंस बराबर लगभग 38,000 रुपए एक्स्ट्रा बर्डन। सुनने में लगता है ईएमआई ज्यादा है, लेकिन एक चीज याद रखो, ईएमआई ज्यादातर फिक्स होती है, रेंट फिक्स नहीं होता। हर साल लगभग 10% इंक्रीमेंट। 5 से 6 साल में
रेंट ईएमआई के पास पहुंच जाता है। और 20 साल बाद जो रेंट दे रहा होगा वो तब भी रेंट दे रहा होगा, जो ईएमआई दे रहा था वो फ्री होगा, और घर भी उसका होगा, और वो 1 करोड़ का घर तब 1 करोड़ का नहीं रहेगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट, मैं यहां अपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा जो 20 साल बाद पुराना लगने लगे। मैं बात कर रहा हूं लैंड बेस्ड प्रॉपर्टी की। लैंड एप्रिशिएट करता है, स्ट्रक्चर डिप्रिसिएट होता है। लैंड लॉन्ग टर्म वेल्थ का इंजन होता है। मिडिल क्लास रियलिटी। ये बात थोड़ी अनकंफर्टेबल है। अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली के पास 1 करोड़ कैश पड़ा हो तो डिमांड्स शुरू हो जाती हैं। पापा बाइक ले लो, पापा कार अपग्रेड कर लो, फॉरेन ट्रिप चलते हैं। कैश डिसिप्लिन मांगता है, लेकिन प्रॉपर्टी डिसिप्लिन फोर्स करती है। जब पैसा एसेट में लॉक होता है तभी वेल्थ बनती है। इमोशनल एंगल, जिसे लोग इग्नोर करते हैं। अमन घर जाकर अपने पेरेंट्स से कहता है, मैंने 1 करोड़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। रिएक्शन नॉर्मल। लेकिन अगर वो बोले, मैंने अपना घर ले लिया, तो माता पिता की आंखों में जो चमक होगी वो नंबरों में मेजर नहीं होती। अपने घर में रहने की फीलिंग अलग होती है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट अलग होती है, शादी के समय भी फर्क पड़ता है। ये हार्श रियलिटी है, लेकिन सच है। लोग ये कम पूछते हैं, पोर्टफोलियो कितना है, ज्यादा पूछते हैं, अपना घर है। स्टेबिलिटी की ताकत। पीटर लिंच ने एक बात कही थी, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो पहले अपना घर लो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा बेस सिक्योर होता है तब तुम रिस्क शांति से ले पाते हो। घर खरीदते समय तुम बहुत रिसर्च करते हो। लोकेशन चेक, स्कूल हॉस्पिटल, कनेक्टिविटी, फ्यूचर डेवलपमेंट। लेकिन स्टॉक खरीदते समय कितनी रिसर्च करते हो? ईमानदारी से बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि रेंट गलत है। अगर तुम नोमैड लाइफ जीना चाहते हो, लोकेशन फ्लेक्सिबल है, करियर अनसर्टन है, तो रेंट पर रहना परफेक्ट है। लेकिन अगर तुम लोकेशन सेंट्रिक हो, फैमिली ओरिएंटेड हो और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हो, तो अपने घर को इग्नोर मत करो। पहले फाउंडेशन बनाओ, फिर दुनिया घूमो। मेरा पर्सनल स्टैंड, मैं रियल एस्टेट में एक्टिव इन्वेस्टर हूं। मैंने प्रैक्टिकल कंपाउंडिंग देखी है। 10 करोड़ को 15, 20, 30 होते देखा है। हर इन्वेस्टमेंट का अलग रोल होता है। स्टॉक्स वेल्थ ग्रो करते हैं, रियल एस्टेट वेल्थ सिक्योर करता है। और याद रखो, तुम मशीन नहीं हो। जिंदगी सिर्फ स्प्रेडशीट पर नहीं चलती। सेटिस्फैक्शन भी एक रिटर्न होता है। अब फैसला अमन का है, और तुम्हारा भी। कमेंट में बताओ, अगर आज तुम्हें चॉइस मिले, रेंट या बाय, और क्यों? अगर वीडियो में वैल्यू मिली हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।